कौन सी चैप्टर पढ़नी है? मानव बस्तियाँ। हाँ, अच्छा ठीक है बेटो। ये मानव के बारे में पहले जान लो। जो मानव जो है वह प्रकृति प्रदत्त सबसे विशिष्ट कृति है और मानव ही सारे संसाधनों का मूल है। और जीवन की तीन उनकी नितांत आवश्यकताएं हैं, या आवश्यक आवश्यकता को या परमावश्यक आवश्यकता को ये उनके जीवन में होती है। उसमें होता है भोजन, वस्त्र और आवास। अब भोजन, वस्त्र, आवास की जहाँ तक तत्परता होती है तो आवास जो है वह रहने का स्थल होता है। और समाज जन्म से एक सामाजिक प्राणी हुआ करता है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में पलता है और समाज में दम भी तोड़ता है। और मानव चाहे वह ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, वह अपने को सुरक्षित, संरक्षित और स्वर्णिम भविष्य के लिए बस्ती बनाकर या समूह में रहना पसंद करता है। तो यहीं से मानव की बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तो मानव दो जगह निवास करता है। एक होता है आपको बस्ती और जो ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। शहरी क्षेत्र में भी बस्ती बनती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बस्ती बनती है। अब जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग को विविध प्रकार की समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और ये लोगों का जीवन थोड़ा संघर्षमय और शारीरिक काम ज़्यादा करना पड़ता है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुटा हुआ लोग यहाँ मिलते हैं। अब नगर में ऐसी स्थिति नहीं होती है। वहाँ कृषि कार्य से बहुत, तो 3/4 से अधिक व्यक्ति जो है गैर कृषि कार्य करता है। तो अब इस संदर्भ में देखो, इस प्रश्न की बात जब आती है या मानव बस्तियाँ की जब बात आती है तो इसमें तुम्हारे पाठ्य पुस्तक जो है इसमें एक प्रश्न देख रहा हूँ, उसमें है महानगर किसे कहते हैं। तो संक्षेप में समझावें तो इसके बारे में जानो। महानगर उस नगर को कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। उसे 10 लाखी नगर या मिलियन सिटी भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व में 10 लाखी नगरों की संख्या जो है दिनानुदिन तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका आकलन हम इस उदाहरण से प्रस्तुत कर सकते हैं कि 1800 ईस्वी में लंदन इस श्रेणी में सर्वप्रथम आया, 1850 ईस्वी में पेरिस और 1860 ईस्वी में न्यूयॉर्क तथा 1950 ईस्वी में विश्व में 180 मिलियन सिटी थे। और यानी कहने का मतलब होता है महानगर जो है 180 थे। इसके बाद प्रति 3 दशक में 10 लाखी नगरों की संख्या में वृद्धि होती गई और यह बढ़कर 3 गुना हो गया। 1975 ईस्वी में इसकी संख्या 162 थी और जो 2005 में बढ़कर के 438 हो गई। अभी तो अनुमान किया जाता है कि 500 से अधिक इस प्रकार के नगरों की संख्या है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जो उत्पादक तथा आश्रित जनसंख्या में अंतर बतावें। तो अब देखिए, उत्पादक जनसंख्या क्या है। जनसंख्या तो वास्तव में सबसे बड़ा संसाधन होता है, चाहे वह शरीर से मेहनत करने वाले व्यक्ति हों या मानसिक स्तर पर मेहनत करने वाले व्यक्ति हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादक जनसंख्या को। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो कोई काम करके अपना जीवन यापन करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उसे उत्पादक या अर्जक जनसंख्या कहा जाता है। तो भारत में इसकी संख्या लगभग 34% है। आंकड़ा जो आया था उसमें देखा गया था 33.45%। और दूसरा जनसंख्या है आश्रित जनसंख्या। तो देश की कुल जनसंख्या का यह वह भाग है जो 15 वर्ष से
कम आयु के बच्चे, छात्र तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही घर में काम करने वाली महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। वे सब लोग कोई कार्य वैसे धन कमाने का कार्य नहीं करते हैं, उसको आपको इसमें सम्मिलित की जाती है। अब देखिए, उन्हें आश्रित जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। भारत में 66% के लगभग यह अनुपात है। मोटा मोटी तौर पर हम कहें, जो भारत में 1/3 उत्पादक जनसंख्या और 2/3 आश्रित जनसंख्या है। और ये जो हैं आश्रित जनसंख्या देश के निम्न स्तर का परिचायक है, और ये लोग भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और ये जो है समझिए कि उत्पादक जनसंख्या के लिए एक भार बनकर है। जैसे जैसे उत्पादक जनसंख्या की प्रतिशत बढ़ेगी, देश का आर्थिक संपन्नता ज़्यादा आएगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन का औचित्य बतावें। वास्तव में मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की जीवन की आवश्यकता आवास होता है, और आवास बस्तियों के अंतर्गत समाहित होती है। मानव भूगोल में मनुष्य की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन होता है, और इन विशेषताओं की झलक बस्तियां की संरचना और कार्यों में स्पष्ट रूप से मिलती है। बस्तियों का वर्तमान स्वरूप एक लंबी अवधि के क्रमिक विकास का द्योतक है। कृषि युग में ग्रामीण बस्तियों का प्रभुत्व था। औद्योगिक क्रांति में छोटी बड़ी सभी प्रकार की नगरीय बस्तियां का जन्म हुआ, और इस प्रकार मानव भूगोल में बस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, और इसका अध्ययन और इसका वर्गीकरण करना आवश्यक प्रतीत होने लगा। अब फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। वास्तव में नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के स्थिति तथा उसकी स्वरूप, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में बहुत सारा अंतर है, जिसको हम निम्न रूप में दिखा सकते हैं, गिना सकते हैं। पहला यह है कि ये ग्रामीण बस्तियां में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है, और नगरीय कार्य में या नगरीय बस्तियों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक इत्यादि कार्यों की। फिर देखिए, ये ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटे होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों की आकार बड़े होते हैं। ये ग्रामीण बस्तियों में नगरीय सुविधाएं और सेवाओं की कमी रहती है, जबकि नगरीय बस्तियों में ये सुविधाएं अपेक्षाकृत अधिक मिलती हैं। माने ये सुविधाओं का मतलब यह होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब सुविधाओं से जुड़ा हुआ बात होता है। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि ग्रामीण बस्तियों में नगरीय सुविधाएं और सेवाओं की कमी रहती है, जबकि नगरीय बस्तियों में ये सुविधाएं अधिक मिलती हैं। इसके अलावे फिर ग्रामीण बस्तियों में एक मंजिले की प्रधानता होती है, जबकि नगरीय बस्तियों में आवासीय स्थलों की कमी तथा अधिक जनसंख्या के कारण बहुमंजिले मकान दिखे जाते हैं, और यह इसका रहना अनिवार्य सा है, और यह महत्वपूर्ण जान पड़ता है। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या के घनत्व कम होते हैं, और इस कारण से प्रदूषण गंभीर समस्या नहीं रहती है, जबकि नगरीय बस्तियों में यह समस्या अधिक गंभीर रहती है। इसके बाद देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, नगरीय बस्तियों के किन रूपों में अवस्थिति
है, या नहीं तो नगरीय बस्तियां किन रूपों में मिलती है, इससे भी इसको कह सकते हैं। तो इसको मैप पर दिखाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, फिर आगे हम इसको बता देते हैं और तब दिखा देंगे इसको कैसे कैसे होता। पहले यह जान लो, नगरीय बस्तियां विविध आकृति की होती है, जैसे रेखीय, यह आपको एक रेखा की तरह होता है। दूसरा होता है वर्गाकार, ये इसके बाद होता है तारा के समान या अर्धचापाकार। नगर की आकृति उसकी स्थिति से प्रभावित होती है। पहाड़ियों पर बसे नगर सीढ़ीनुमा होते हैं, किसी नदी के किनारे बसे नगर जो है वह रेखीय होते हैं, और समतल मैदानी क्षेत्र के नगर वर्गाकार या आयताकार होते हैं। साथ ही नदियों के संगम या समुद्री अंतरीप पर बसे नगर त्रिभुजाकार देखे जाते हैं। फिर उल्लेखनीय है कि किसी नगर की आकृति और भवनों की शैली वहाँ की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं की अधीन होती है। और इस तरह नगर नियोजित एवं अनियोजित दो रूप में मिलते हैं। नियोजित नगर की आकृति सम होती है, इसकी सड़कें और गलियों एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिसका आपको अवलोकित किया जा सकता है। भारत में भी जयपुर, चंडीगढ़ नियोजित नगर हैं। यह भी देख चुके हैं कि चंडीगढ़ जो है वह आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कि मुख्यालय वहीं स्थित है। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ में ही है। इस तरह से यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश का और दो अन्य राज्यों की राजधानी और उसका मुख्यालय यहाँ है। यह एक नियोजित नगर है, और नियोजित नगर होने के कारण ही इतनी सुविधा यहाँ संभव हो सका है। जबकि इसके विलोम स्थिति में जाने पर अनियोजित नगरों की आकृति विषम होती है, और सड़कें, गलियां और मकान जत्र तत्र और किसी रूप में देखी जाती हैं। अब देखिए, फिर कहा जाता है, क्वेश्चन है जो प्रशासनिक नगर क्या है, इसे एक उपयुक्त उदाहरण देकर समझावें। अब देखिए, राष्ट्र एवं राज्यों की राजधानियां जहां केंद्रित सरकार अथवा प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, नई दिल्ली भारत की, इसके बाद आपको बीजिंग चीन की, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वाशिंगटन यूएसए की, लंदन इंग्लैंड की, ये सब आपको प्रशासनिक नगर है। और राज्यों की प्रशासनिक नगर की जब बात करते हैं तो उसमें पटना बिहार की, चेन्नई तमिलनाडु की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में गिनाया जा सकता है। इसके बाद अब देखिए, आगे जो क्वेश्चन है वह है बस्तियां के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। तो अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को जब हम देखेंगे तो बस्तियों के वर्गीकरण के आधार का जब आकलन करते हैं तो इनके प्रकारों को अवलोकित करना होगा, और प्रकारों के आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय और गांवों तथा नगरों के प्रकारों में इसे बांटते हैं। किंतु इन दोनों के बीच में सीमा पर विश्व की में इसके लिए मतांतर है या मतैक्य है। जापान में इसकी स्थिति भिन्न है। जापान में आपको 30,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500, कनाडा में 1,000 और भारत में 5,000 से कम जनसंख्या रखने वाली बस्ती ग्रामीण कहलाती है। और ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक कार्यपालक की मुख्यता रहती है, यही प्रधान रूप से यहाँ बसते हैं। किंतु नगरीय बस्तियों में गैर प्राथमिक कार्यकलाप की बहुतायत देखी जाती है, और 3/4 से अधिक लोग वहाँ गैर कृषि कार्य ही करते हैं। पुनः ग्रामीण और नगरीय वस्तुओं भी कई प्रकार की होती है। इसका जब हम वर्गीकरण करें तो उसमें जनसंख्या, आकृति, स्थिति जैसे प्रकार को भी उल्लेखन करना
अनिवार्य प्रतीत होती है। जैसे नंबर 1, जनसंख्या के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करें तो यह आपको गांव, शहर, नगर, महानगर और लोपोलिस या मेगा नगर कहलाता है। जबकि आकृति के आधार पर यह संहत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, रेखीय बस्ती और आयताकार बस्ती के रूप में गिनाई जा सकती है। जबकि कार्य के आधार पर अगर देखें तो प्रशासनिक कार्य प्रधान बस्ती जो गांव कहलाती है, प्रशासनिक, इसके बाद औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, परिवहन और धार्मिक नगर के रूप में गिनती की जाती है। इसके बाद जब हम स्थिति के आधार पर देखें तो मैदानी, पर्वतीय, पठारी, नदी तटीय और नदी के संगम पर सड़क, चौराहे इत्यादि की गिनती हो सकती है और यहीं स्थित बस्ती भी होती है। इस प्रकार जब हम प्रकार के आधार पर इसका आकलन करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर, आकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर हम अंकन कर सकते हैं। फिर देखिए, गुच्छित माना सघन एवं बिखरी प्रविकीर्ण वस्तुओं के बीच क्या अंतर है? तो सघन या गुच्छित बस्तियां क्या होती है, इसका अति प्रमुख बिंदु निम्न है। नंबर 1, सघन बस्तियां उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहां मनुष्य सामाजिक दृष्टि से अपने पूरे समाज के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। दूसरा, इन बस्तियों के निवासी सुरक्षा तथा अन्य कार्य मिलजुल कर लेते हैं। तीसरा, सघन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। चौथा, इन बस्तियों में गंदगी अधिक मिलती है। पांचवा, सघन बस्तियों के निवासियों के पास खेत छोटे छोटे से होते हैं लेकिन उत्पादन अधिक हुआ करता है। फिर बिखरी हुई या आपको प्रविकीर्ण या बिखरी हुई वस्तु के रूप में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहेंगे जो नंबर 1 बात, जो यह जहाँ पाई जाती है वहाँ भूमि उपजाऊ नहीं होती और लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं या भूमि कम उपजाऊ दिख पड़ता है या इन वस्तुओं के निवासी एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः अगला पॉइंट जब हम देखेंगे तो तीसरा बात यह कि इन वस्तुओं मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके बाद विकीर्ण बस्तियों में गंदगी नहीं मिलती है और इन बस्तियों के निवासी के पास खेत बड़े बड़े होते हैं। अब आगे देखिए, फिर नम्मा क्वेश्चन बनता है सुरक्षा नगर के 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ आप इनका परिभाषा दें या परिभाषित करें या समझावें। तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बसाए गए नगर को सुरक्षा नगर कहते हैं। इसमें फौजी छावनी, नौसेना केंद्र, सैनिक अड्डे या युद्धपोतों के लिए विशिष्ट बंदरगाह या गोदी इत्यादि सम्मिलित हैं। जैसे अंबाला छावनी नगर है और कोच्चि नौसेना केंद्र है और ये दोनों सुरक्षा नगर कहा जाता है। फिर देखिए, बस्ती या अधिवास की परिभाषा कीजिए। तो इसके अधिवास अथवा बस्ती मानव के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उसके रहने के लिए या रहने वाले भवनों एवं उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्ता एवं नालियां को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आखेटकों और चरवाहों की अस्थायी डेरे तथा अस्थायी गांव साथ ही एक बड़ा नगर को भी सम्मिलित किया जाता है। मानव बस्तियां कुछ घरों वाले एक छोटे पूर्वे से लेकर के बहुत से भवनों वाले नगर या मेगालोपोलिस को
कहते हैं। आवास एक झोपड़ी, एक मकान या एक फ्लैट या एक बड़ी हवेली को कहा जा सकता है। फिर देखिए मानव अधिवास क्या है, या मानव अधिवास पर टिप्पणी लिखिए, या मानव अधिवास से क्या समझते हो। मानव एक जन्मजात सामाजिक प्राणी होती है। उनके अधिवास हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंग है, जिसका निर्माण वह प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके करता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र के मानवीय अधिवासों को देखकर हम वहाँ के मनुष्य की संस्कृति, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार अधिवासों का अध्ययन मानव भूगोल के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। मानवीय अधिवासों के अंतर्गत मनुष्य के आश्रय हेतु बने हुए मकानों को तो लिया ही जाता है। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के कल कारखाने, कार्यालयों, इसके बाद धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक आदि से संबंधित जो भवन होते हैं उस अधिवास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन हो जाता है नगरीय अधिवास क्या है। तो नगरीय बस्तियां तत्कालीन सभ्यता की चरम सीमा पर प्रतीत होती है। यहाँ साधारणतया जनसमूह एकत्रित रहता है। ये बस्तियां अपने क्षेत्र की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का सूचक होता है और निर्धारक भी होता है। डॉक्टर मम्फोर्ड ने नगरों की सामाजिक महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया जैसा कि इतिहास में मिलता है। एक नगर की जब बात होती है तो नगर एक समुदाय की शक्ति एवं संस्कृति के मिलने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ विविध जीवों की व्यवस्था एक होकर के सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सामाजिक संबंध का द्योतक होता है। यह नगर, बाजार, न्यायालयों और शिक्षा का घर होता है। यह नगर के सभ्यता की वस्तुओं का उत्पादन और आदान प्रदान करने वाला जगह होता है। यही मानव अनुभव द्रष्टव्य चिन्हों, चरित्र के स्वरूपों एवं विशिष्ट व्यवस्था के रूप में फलता फूलता है। यही सभ्यता की चर्चाएं होती है और यही समय समय पर समाज के विविध नाटक भी खेले जाते हैं। प्रोफेसर ब्लास का कथन है कि नगर एक सामाजिक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और यह सभ्यता की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कुछ नहीं पहुँचते और शायद कभी पहुँच न सके। यही 13वां क्वेश्चन बनता है नगरों के आकार में वृद्धि होने का क्या परिणाम है। तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे उपनगर का विकास किसी बड़े औद्योगिक नगर के चारों ओर या निकट में हो जाता है। इससे न केवल उपनगरों अथवा बड़े नगरों की जनसंख्या का भार घना हो जाता है, वरन रहने के स्थानों को भी भार पड़ता है और रहने की जो स्थान है वह भी कम क्षेत्रफल में हो जाती है। अधिक घनत्व के कारण सामान्य एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, ईंधन, मकान, दूध, साग, सब्जी आदि का अभाव होने लगता है, जिससे उसके मूल्य ऊंचे हो जाते हैं और रहन सहन का स्तर गिर जाता है। भीड़ भड़क्का, शोरगुल, चहल पहल अधिक होने से सामान्य जनजीवन की शांति नष्ट हो जाती है। कोलकाता की 1/3 जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती है। गंदी बस्तियों में अनेक सामाजिक बुराइयां बढ़ जाती है, जबकि हम गंदी बस्ती या नहीं तो मलिन बस्ती की बात करें तो ये कोलकाता, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है वहाँ की धारावी मलिन बस्ती एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती है, जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है।
अब देखिए फिर कहता है गुच्छित और बिखरी बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करें। अधिवास के इस प्रश्न के उत्तर में हम अधिवास का चर्चा करेंगे। अधिवास के अनुकूल कारकों की उपस्थिति के कारण जनसंख्या का केंद्रीकरण होने लगता है। ऐसे विकसित अधिवास अथवा बस्तियों को गुच्छित बस्ती कहा जाता है। जबकि दूसरी ओर जब किसी क्षेत्र में अधिवास के अनुकूल कारकों की अनुपस्थिति होती है तब वहाँ की जनसंख्या या मकान एक दूसरे से दूर बनते हैं, बसते हैं। ऐसे अधिवासीय स्वरूप को प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन इसमें बनता है ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषता बतावें। तो ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषता में पहला विशेषता यह है, यहाँ का जनसंख्या का घनत्व कम होता है, यहाँ आधुनिक सुविधाएं कम रहती है। इसके बाद ग्रामीण अधिवासों में मकान बिखरे हुए होते हैं और ग्रामीण अधिवासों के निवासियों के भरण पोषण प्राथमिक क्रियाकलाप तथा कृषि और पशुपालन आदि के द्वारा होता है। इसके बाद इन अधिवासों का आकार छोटा होता है, ये हम कह सकते हैं। एक बात और देखिए, इसमें कभी कभार बड़ा क्वेश्चन भी पूछ देता है जिसकी की स्थिति आपको जानना जरूरी हो जाती है। अब क्या वह क्वेश्चन होता है सुनिए, पूछता है कभी कभी जो कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो कहेंगे विशिष्ट कार्यों के आधार पर भारत के नगरों की प्रमुख वर्गों में हम निम्न रूप में रख सकते हैं। सबसे पहले राजधानी नगर। भारत के सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां पूरे प्रदेश के लिए राजधानी का कार्य करता है और यह राजधानी नगर है, जैसे पटना, शिलोंग, चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि। इसके बाद अब देखिए फिर है औद्योगिक नगर। हमारे देश के या भारत के कई नगरों का विकास उद्योग विशेष के विकास के कारण हुआ है, उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जमशेदपुर, बोकारो, सलेम या सेलम जिसको कहते हैं वह आता है। इसके बाद तीसरा है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर का प्रमुख कार्य वस्तुएं क्रय कर उसका संग्रहण करना एवं उन्हें राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय करना होता है। मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर इत्यादि जो भारत के नगर हैं इसी प्रकार की केंद्र के रूप में गिना जाता है। इसके बाद होता है परिवहन नगर। ऐसे नगर का विकास मुख्यतः परिवहन कार्यों के सहारा देने के लिए होता है, जैसे कि आपको कालका, मुगलसराय, बरही, इटारसी ये सब है। इसके बाद खान नगर। खान नगर जो होता है वह उत्पादन कार्यों के लिए ख्यात होता है और इन कार्यों में संलग्न नगरों को इसी कोटि में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत कोडरमा, खेतड़ी, धनबाद और कुंद्रेमुख प्रमुख है। इसके बाद छावनी नगर। छावनी नगर के अंतर्गत भारत में आप दानापुर बिहार का, अंबाला, इसके बाद झांसी, मेरठ जो उत्तर प्रदेश पंजाब का है उसको रख सकते हैं। भारत के कई नगर है जो आपको सैनिक छावनियों का केंद्र है और यहाँ सैनिक छावनी के लिए यह नगर विख्यात रहता है। इसके बाद शैक्षणिक नगर। तो हमारे देश के कई नगर शिक्षा केंद्र के रूप में काफ़ी विकसित हुआ है, जैसे कि आपको ये रुड़की है, पिलानी है, बनारस है, अलीगढ़ है, खड़गपुर है, कोटा है, नालंदा है, ये सब। अब देखिए पर्यटन नगर। पर्यटन नगर के अंतर्गत हम स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के कारण देश के जो शहर पर्यटन का केंद्र बना हुआ रहता है उसको सम्मिलित करेंगे, जिसमें मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, गोवा, वाराणसी, गया, ऊटी इस सब को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए नगर बहु प्रकार्यात्मक होते हैं।
क्यों? तो इसके बारे में भी यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी केंद्रीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर एवं नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं और प्रमुख रूप से इस को प्रकार्यों पर भारतीय नगरों को देखा जा सकता है। इसको निम्न रूप में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको वही प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, इसके बाद खनन नगर, इसके बाद आपको गैरिसन छावनी नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछता है, जो विकासशील देशों में नगरीय नगर से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करें। हमारा देश भी विकासशील देश है, लेकिन विकसित देश बनेगा उस रास्ते पर चल रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में विश्व के सभी देशों में नगरीकरण की स्थिति पाई जाती है, किंतु इसके स्तर में विभिन्नता देखी जाती है। विकसित देशों में नगरीकरण से नगरीय सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जबकि विकासशील देशों में नगरीकरण ने कई समस्याओं को जन्म दे दिया है, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। जैसे रोजगार के अवसरों का बड़े बड़े शहरों और नगरों तक सीमित होना। इसके बाद आपको पर्यावरणीय समस्याओं का बेहताशा वृद्धि, अपराधों की संख्या में वृद्धि, बड़े शहरों एवं नगरों में वाहनों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम और कार्य दिवस के ह्रास होने की समस्या, छोटे शहरों एवं कस्बों में नगरीय सुविधाओं की कमी। इसके बाद शहरों में नियोजित गंदी बस्ती की संख्या एवं आकार में वृद्धि। इसके बाद समाज में असमानता से अमीर एवं गरीब के बीच खाई का बढ़ता स्तर। इसके बाद छोटे शहरों में अकुशल एवं निर्भर जनसंख्या के आकार में बेहताशा वृद्धि। इसके बाद पुरुष कार्यशील जनसंख्या का छोटे शहरों एवं कस्बों से रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों और नगरों की ओर प्रस्थान करना, ये सब आपको समस्या है ये विकासशील देश में जब बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है क्या, सुनिए, बस्तियों की उत्पत्ति एवं विकास के कारकों को स्पष्ट करें। तो बस्ती जहाँ बनती है उसके उत्पत्ति और विकास के लिए निम्न कारक जवाबदेह हो सकता है। नंबर 1, भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत धरातल की जल सुविधा, जलवायु तथा मिट्टी के गुण इत्यादि तत्व इसके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जहां धरातल समतल है वहां प्रायः सघन बस्तियां पाई जाती है। इसके विपरीत उबड़ खाबड़ धरातल की बस्तियां बिखरी हुई होती हैं। इसके बाद मानव बस्तियों पर जल की प्राप्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मरुस्थलीय भागों में जहाँ पानी मिलता है वहाँ बस्तियाँ जादू की तरह उत्पन्न होकर बढ़ने लगती हैं, जबकि हिमालय के और पर्वतीयों की घाटी में या उसके दक्षिणी ढालों पर जो सूर्य की ओर पड़ते हैं मानव बस्तियां एवं खेत दृष्टिगोचर होती हैं। वहीं आपको वृष्टि छाया वाले क्षेत्र होने के कारण वनों एवं पशुचारण के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद होता है नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें आपको जनजातीय और खास करके और इसके बाद सांप्रदायिक पहचान की प्रमुखता होती है। भारत में गांवों में प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के मकान केंद्र की ओर होते हैं और इसके बाहर की ओर सेवा करने वाले लोगों की मकान होते हैं। मकानों का यह क्रम जो है आपको सामाजिक अलगाव को दर्शाता है और उससे पृथकता की बात बताती है। इस व्यवस्था के कारण गांव में घर दूर दूर होते हैं। इसके बाद सुरक्षा कारक। आक्रमणकारियों के भय से मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने का बात रही है और जहां सुरक्षा का अभाव रहता है इसके बाद मानवीय वस्तुएं अपनी स्थानों से हट जाती है और ऐसे असुरक्षित स्थान पर
सामान्य अवस्थाओं में मनुष्य रहना पसंद नहीं करता। यह असुरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा दुर्गम स्थानों को ढूंढते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमणकारियों खैबर के दर्रे द्वारा बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान, गुजरात के असंख्य लोग अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों और हिमालय के घाटियों में तथा ऊंचे भागों में जाकर के बसने लगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल आदि में इन्हीं लोगों द्वारा अनेक छोटी बस्तियां सुरक्षा के दृष्टि से स्थापित की गई। पुनः गंगा एवं जमुना के मैदानों में इलाहाबाद और वाराणसी तक बस्तियां अधिक फैली हुई मिलती है, किंतु उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं आक्रमणकारों के मार्गों के निकट गांव में विशेष सुरक्षित स्थानों पर चहारदीवारी बनाए गए हैं। तो ये आपको मानव बस्ती के अति प्रमुख कार्य रहे हैं। कौन से